चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। तो आज जो हम रिवीजन करेंगे वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, मतलब उसके बेसिस पर फायदेमंद है। तो आप चाहिए ऐसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Ali and Badal start from the same position and at the same time in a 1200 meter circular race with a speed of 27 km and 45 km respectively. Find after how much time they will meet again on the track for the first time when they are both running in the same direction. हिंदी में देखते हैं, अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1200 मीटर की वृत्ताकार दौड़ शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय के बाद ट्रैक पर पहली बार फिर मिलेंगे जबकि वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। देखो, एक ट्रैक है, मान लेते हैं ट्रैक गोल है, यहां से दोनों स्टार्ट करते हैं एक ही दिशा में। तो 1200 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। एक ही दिशा में भागने का इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की स्पीड का माइनस होगा। एक दिशा में भागेंगे तो जब एक दिशा में भागेंगे तो इसका माइनस करने पर हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया 18 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से इंटू करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 240 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A train starts moving from a place A at 10 a.m. and arrives at another place B at 5:30 p.m. on the same day. If the speed of the train is 80 km per hour, then what will be the distance covered by the train? देखो, एक ट्रेन 10 बजे स्टार्ट होती है और 5:30 पर पहुंच जाती है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको सिर्फ बतानी है कि वो इतने घंटे में कितनी दूर तक गई। तो 80 किलोमीटर उसकी स्पीड है और कितने घंटे लगे? देखो, पहले यहां से यहां तक कितने घंटे लगे? 5 बजे तक। 5 बजे तक लिए लगे 7 घंटे, यानी 7 घंटा और आधा घंटा। तो 7 घंटे के लिए कितना होगा? ये 560, और आध घंटे के लिए 40 किलोमीटर। ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ठीक है। आसान है। कितना हुआ? 600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The average age of a husband and his wife was 23 years at the beginning of their marriage. After 5 years of marriage, they had a 1-year-old child. The average age of the family of 3 when the child was born was. तो देखो, शादी की शुरुआत में एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। यदि शादी के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है, बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु थी। तो देखो, जब वे 23 वर्ष थी, मतलब उनकी जो एवरेज थी ना वो 23 वर्ष थी। इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज थी 23, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ इज इक्वल टू हो गए 46। अब 5 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा 1 साल का था, यानी 1 साल पहले जब बच्चे का जन्म हुआ उस वक्त देखो 5 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद, तो +4 इसकी और +4 इसकी भी होगी। दोनों के एज तो दोनों की बढ़ेगी ना, एक की थोड़ी ना बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारे पास 54। अब डिवाइड कैसे करना है? 3 से करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो, भले ही बच्चे के जब जन्म पर भले ही उसकी एवरेज तो 0 थी और इनकी हो गई एज हमारे पास टोटल एज 54, तो 3 से डिवाइड होगा। भले इसकी एज 0 है लेकिन डिवाइड तो तीनों का एवरेज पूछ रहा है ना ये, तो तीनों का एवरेज होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 876 492 1824 1960। तो देखो एचसीएफ निकाले हम इसके। तो देखो, आप ये करने मत लग जाना कि डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखी और आप एचसीएफ निकालने लग जाओ। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हमें ऑप्शन दिया गया है तो हम डायरेक्ट एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है वो जो सबसे बड़ा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? देखो, सबसे छोटा 2 है, 2 सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 4। क्या 4 सबसे डिवाइड हो रहा है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है
कि लास्ट के 2 नंबर्स डिवाइड होने चाहिए। तो क्या लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं? हो रहे हैं। ठीक है, अब भाई 8 की बारी। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 2। तो 4 और 2 से तो ये हो रहे हैं डिवाइड, लेकिन ये बात याद रखना कि ये 8 से नहीं हो रहे। ठीक है, अब 8 क्या कहता है? 8 ये कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये तो सभी, ये दोनों 3 डिजिट है। ठीक है, अब यहाँ पर जाना ही नहीं है, यही 8 से डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, तो यानी 8 भी नहीं है। 4 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, तो 4 हो सकता है। 7 हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप ऑप्शन से काम लीजिए, ना कि ये डायरेक्ट आप HCF निकालने लग जाएं। Pipe A and pipe B can fill a tank in X days. Pipe A can fill the tank in X plus 4 days, and pipe B can fill the tank in X plus 36 days. How many days both pipes can fill 1/3 of the tank? देखो, जो पाइप ए है ना, वो फिल करती है, पाइप ए और बी दोनों मिलकर किसी टैंक को फिल करते हैं 1/x डेज में। ठीक है, इज इक्वल टू, जो पहली पाइप है वो है x प्लस 4 प्लस, जो दूसरी फाइल है, जो पाइप है जो फिल कर सकती है टैंक को अकेले, वो है x प्लस 36। ठीक है, अब इसने पूछा है हाउ मेनी डेज बोथ पाइप्स कैन फिल 1/3 ऑफ द टैंक, यानी यहाँ पर 3 लगा दें। ठीक है, 1/3 करना है ना, 1/3 तो करना है, तो ऊपर गया 3। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व किया, हमारे पास 3/x इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू में x प्लस 36, सॉरी नीचे, ये नीचे आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, यहाँ पर इंटू आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 36। यहाँ पर इक्वेशन बनेगी ये, इसको सोल्व किया तो वैल्यू है हमारे पास, या फिर देखो, अगर आपको सॉल्यूशन अगर आसान करना है तो इस 3 को अभी हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? लास्ट में कर लेंगे, जब x की वैल्यू हो जाएगी तब कर लेंगे 3 को डिवाइड। ठीक है, तब कर लेंगे। अब 3 क्या है कि यहाँ पर जब इंटू होगा ना, तो ये गड़बड़ी करेगा, इंटू करने में लेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए टाइम जाएगा आपका, तो इसलिए लास्ट में कर देंगे 3 से डिवाइड। तो हमारे पास वैल्यू आई x² प्लस 36x प्लस 4x प्लस, ये हो गया 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 40। इसको सोल्व करेंगे तब। ठीक है, तो x की वैल्यू आई हमारे पास, x² जो हो गया ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा 40, यहाँ पर ये 40x है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इससे ये कट जाएगा हमारे पास, ये दोनों बचेगा क्या, x² इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 4। 3 को डिवाइड करना था लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money doubles itself in 7 years at simple interest. In how much time will it becomes 5 times of itself? तो देखो, ये देखो, कोई मनी है वो डबल हो जाती है 7 ईयर्स में, यानी P इज इक्वल टू P इंटू 7 इंटू x% के हिसाब से 100। अब ये डबल हो जाना, मैं 2 पे क्यों लिख रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट लिखा जाता है, ना कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम्स 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ। तो देखो, पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, इससे ये कट गया, यानी 100/7 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब क्या पूछा इसने कि 4p इज इक्वल टू p इंटू कितने टाइम में, 100/7 इंटू 100। इससे ये गया, इससे ये गया, वैल्यू है हमारे पास 28 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि ए बी सी एक त्रिभुज है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखो हम क्या करते हैं कि जब एक ट्राइंगल होता है ना तो उसके जो मतलब एक मतलब जो उनकी साइड है वो कैसी होनी चाहिए। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर ए और बी दोनों प्लस हो जाएं तो इसका मतलब ये होगी इतनी बड़ी लाइन, ठीक है, और ये सी यहां पर ही रह गया। तो क्या होना चाहिए, जो बी है ना वो छोटा होना चाहिए ए प्लस सी से और बड़ा होना चाहिए ए माइनस सी से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा किससे होना चाहिए, ए माइनस सी से, और छोटा किससे होना चाहिए, ए प्लस सी से। क्यों, क्योंकि अगर ए प्लस सी यानी ये दोनों अगर प्लस हो जाएं तो ये दोनों अगर प्लस जाए ये यहां पर आकर टिकेंगे। यानी अगर ए प्लस सी ही अगर बराबर बैठ जाए बी के, यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, ये कैसा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो ए ये वाली लाइन है, सी ये वाली लाइन है, इन दोनों को ऐसा कर दो सेम और बी भी इसको सेम कर दो तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं बना। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तीनों साइड की आपस में ये होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो हमें सिर्फ क्या दिया गया, हमें सिर्फ ये दिया गया है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number that must be added to the terms of the ratio 13:25 to make it equal to 7:10। तो देखो 13/25 में ऐसा क्या क्या जोड़ें जो वो 7/10 हो जाए। ये इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू में निकालनी है। 130 प्लस 10x इज इक्वल टू 175 प्लस 7x। तो यहाँ पर यह है 3x और यहाँ पर ये गया तो बचा कितना 45। ये हो गया हमारे पास 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो देखो ये हमें दिया गया है, यदि cos थीटा 5/13 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, या फिर sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये पूरा हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब हमें सिर्फ tan थीटा की वैल्यू निकालनी है cos थीटा से। तो मान लो ये ट्राइंगल है, ये 90 है, cos थीटा क्या होता है b/h, यानी b क्या है 5, ये क्या है 13। तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए 12, ठीक है। बस अब रखनी है 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या होता है p/b, यानी 12 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, यानी ये हो गया 144 इंटू 2 यानी 882/25 प्लस 1, यानी यहाँ पर 25। तो ये हो गया, लास्ट में आएगा 3। तो कितना हो गया हमारे पास 313/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, a digit which when subtracted 15 from 7 times that digit gives 10 more than twice that digit, what is that number। एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह अंक क्या है। एक अंक के 7 गुने में 15 घटाने पर और उस अंक के 2 गुने पर 10 अधिक प्राप्त होता है तो वह अंक क्या है। 5x is equal to 25, x is equal to 5। Next question, the sum of the length and breadth of a cuboid is 70 centimeter, the height of the cuboid is 15 centimeter,
If the height is half of the breadth, then what is the total surface area of the cuboid? एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 70 सेंटीमीटर है। घनाभ की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई चौड़ाई की आधी है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो देखो, हमारे पास लेंथ की वैल्यू आई 40, ब्रेथ की वैल्यू आई 30 और हाइट की वैल्यू आई 15। ठीक है, समझ में आया यहां तक मैंने ये कैसे लिखा? ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, 2 इंटू 40 इंटू 30, 30 इंटू 15 और 40 इंटू 15, 2 इंटू ये वैल्यू है हमारे पास 1200, 450, 600, ये हो गई हमारे पास 2250। तो 2250 इंटू 2 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की त्रियक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तब इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का? कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जो है 44, और जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/7 इंटू आर इंटू 7 इज इक्वल टू 44। ये हो गई वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a square park has sides of length 18 centimeter. A 1 centimeter wide path along the edges is inside it. What is the area of the path? एक वर्गाकार पार्क की भुजाएं 18 सेंटीमीटर लंबी हैं। भुजाओं के साथ 1 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता इसके अंदर है। पथ का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि डायग्राम कह क्या रहा है। डायग्राम ये कह रहा है कि एक स्क्वायर, उसके अंदर उसके अंदर एक और स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ये 18 है, ये भी 18 है। 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर इसकी, 1 सेंटीमीटर इसकी, 1 सेंटीमीटर इसकी, 1 1 घटा दो, ये हुई 16, ये भी हुई 16, ये हुई 16, ये हुई 16। क्या पूछा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ? तो जो ये पाथ का एरिया पूछा है, ठीक है, तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले की संख्या क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 माइनस 256, 324 माइनस 256 इज इक्वल टू 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पाई चार्ट एग्जिबिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू आइदर यूएसए और यूके? तो ये तो बहुत आसान आंसर है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PQ is a chord passing through the center of the circle. Calculate PQS। दी गई आकृति में PQ वृत्त के केंद्र O से गुजरने वाली एक जीवा है। PQS की गणना कीजिए। देखो, ये बहुत आसान है। अगर किसी को आसान लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा मैं बता देता हूँ। देखो, एक सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटर है। अब क्वाड्रिलेटर के जो ये वाले एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 180 डिग्री का होना चाहिए। कर दिया हमने 180 डिग्री का, तो ये 110 है, बचा कितना? 70। तो इसका मतलब ये है कि ये 70 है। दोनों मिलाकर हो गए 180 डिग्री भाई, हो गए। ठीक है, अब दूसरी तरफ ध्यान दो, ये है डायमीटर, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में मैंने सर्कल बताया आपको, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अब अगर ये 90 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, तो ये 20 डिग्री का होना चाहिए। सिंपल आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्रुप लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट reported that their average weight is 46 kg. When the member of the group were asked about their individual weights, 5 of them answered 50 kg, 52 kg, 40 kg, 44 kg, 48 kg. The sixth member said, I can't recall my weight. What is his weight? देखो, 6 छात्रों के समूह के नेता ने बताया कि उनका औसत वजन 46 किलोग्राम है। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपना वजन क्रम से 50 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 48 किलोग्राम बताया। छठे सदस्य ने कहा, मुझे अपना वजन याद नहीं, उसका वजन कितना है? 6 स्टूडेंट है तो 5 के वजन गिवन है, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, और छठे का x मान लेते हैं, ठीक है, और टोटल वजन कितना है हमारे पास? टोटल वजन है 46 इंटू 6 यानी 27, 276। और ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये हो गए 102 और ये 234, 234 प्लस x इज इक्वल टू ये x की वैल्यू आई हमारे पास 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। देखो, इसको 5, इसको 16, इसको ये हो गया 4, इसको 25, रूट निकालेंगे 5, इसको 36, रूट निकालेंगे 6, इसको 64, रूट निकालेंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% of the selling price of a table is equal to 1/5 of the cost price of the table. What is the loss percentage? एक मेज के विक्रय मूल्य का 20% मेज के क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। हानि प्रतिशत क्या है? 0। क्यों? 20% क्या होता है? 1/50 तो होता है, और कॉस्ट प्राइस क्या है? 1/5। क्या हुआ? कुछ भी 0% ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक है। ABC individually can do a work in 36 days, 60 days, 45 days respectively. If they start working together, then the number of days required to finish the work is simple है। ये तीनों अलग अलग दिन काम करते हैं, इनको मिलाकर कितने दिन में काम होगा कंप्लीट? तो 36, 60, 45, एलसीएम आया कितना? 180, 5, 3, 4, ठीक है। 180 में डिवाइड करेंगे हम, 5 और 3 8, 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 5, सॉरी 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C invested their capital in the ratio 2:3:5. The ratio of months for which A, B, C invested is 4:2:3. If C gets a share of profit which is at 1,47,000 more than that of A, then B share of profit is। तो देखो, A, B, C और C अपनी पूंजी का निवेश 2, 3, 5 के अनुपात में करते हैं। A, B, C के निवेश के महीनों का अनुपात 4, 2, 3 है। यदि C को प्राप्त लाभ का हिस्सा A 1,37,000 रुपए अधिक है तो B का लाभ हिस्सा क्या है? तो हमें पहले इन दोनों का रेशो, प्रॉफिट जो इनको प्रॉफिट हुआ है ना, उनका रेशो निकालना है। उनका रेशो कैसे निकालें? इनका इंटू कर दो, 2 का 4 से, 3 का 2 से, 5 का 3 से, करो इंटू। ये हो गया हमारे पास 8 रेशो 6 रेशो 15। अब इसने क्या कहा है? जो सी का रेशो है वो ए के रेशो से 1,37,000 ज्यादा है, तो सी क्या है? 15, ए क्या है? 8, कितना ज्यादा है? 7। जो 7 है वो है इक्वल टू है 1,47,000 के। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बी, यानी जो 1,47,000 रुपए है ना, वो 7 है, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? ये हो गया हमारे पास 21,000, ये हो गया हमारे पास 126,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर डी इन 2020 is what percent more than the number of motorcycles sold by dealer C in 2019? तो देखो, डी 2020, डी 2020 360,
सी 2019, सी 2019 250। तो 250 से कितना ज्यादा है? देखो 250 से ये 360 कितना ज्यादा है? ये 360 है 110। हो गया 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 51 माइनस टेन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 90 डिग्री प्लस एक्स, कोसेक स्क्वायर 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस टेन स्क्वायर 180 माइनस एक्स, कोट 90 माइनस एक्स टेन क्यूब एक्स। इसमें साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि आपको ये आना चाहिए कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट में कौन प्लस होता है, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, फोर्थ में कौन। ठीक है, अब मैं इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करूंगा। इसमें सब प्लस के होते हैं, इसमें साइन और कोसेक प्लस का होता है, इसमें टेन और कोट प्लस का होता है, इसमें कोसेक और सेक, कोस और सेक प्लस के होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। लिखते हैं कोसेक स्क्वायर 51 माइनस टेन स्क्वायर, और हाँ ये भी ध्यान रखना कि 180 माइनस या प्लस कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी टेन मान लो तो टेन चेंज नहीं होगा। और अगर यहाँ पर 90 प्लस माइनस एक्स हो तो यहाँ पर जो भी साइन है वो चेंज होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये चेंज होगा। अगर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 39 को 90 माइनस 51। ठीक है, अगर 90 माइनस 51 लिखेंगे, 90 माइनस 51 लिखेंगे तो कितना हुआ? ये हुआ हमारे पास कोट स्क्वायर 51, कोट स्क्वायर 51। अब ये देखो, इसको चेंज करो, ये क्या हो गया? कोट स्क्वायर 90 प्लस एक्स, यानी कोट तो चेंज होगा। ठीक है, अब यानी 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स, यानी अब यहां पर आएगा माइनस का साइन। तो लिखते हैं माइनस का साइन, माइनस कोट तो चेंज होगा ही, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर फिर चेंज होगा, 270 में चेंज होता है। ठीक है, 180 के इंटू में चेंज नहीं होता, 90 के इंटू में चेंज होता है। ठीक है, तो ये बन गया माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। माइनस का क्यों बना? क्योंकि ये पहुंच गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट प्लस के होते हैं, कोसेक माइनस का होता है। ठीक है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। अब ये भी माइनस का चला गया, लेकिन टेन चेंज नहीं होगा, माइनस टेन एक्स। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, वैल्यू नीचे आई। कोट 90 माइनस एक्स, कोट 90 माइनस एक्स, प्लस का तो होगा लेकिन चेंज होगा, क्या होगा? टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स। ठीक है, अब ये बन गया। अब यहाँ पर हमें सोल्व करना है सिर्फ। ठीक है, देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर करते हैं वो माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया क्या? 1। ये क्या बचा? टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हुआ? टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉमन लिया टेन एक्स, क्या हुआ? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको भी चेंज करेंगे ऊपर वाले में, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, फिर कॉमन लेंगे सेक एक्स, तो इससे तो ये कट जाएगा, सेक एक्स कॉमन लिया, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हुआ? टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन ये हुआ टेन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये बन गया हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी इसको, सिर्फ इसको, सॉरी इसको, सिर्फ इसको। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस 2x। कोस 2x की आइडेंटिटी बनती है ये वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन साइन 2x इंटू में 1 अपॉन कोस 2x। ये ऊपर गया
तो वैल्यू आई हमारे पास 4। 4 क्यों आया? क्योंकि देखो ऊपर नीचे फिर से 2 से इंटू कर दिया, तो ये फिर से आइडेंटिटी बन गई वही वाली। तो ये हो गया 4 अपॉन साइन 4x। तो ये हो गया 4 कोसेक 4x। थोड़ा लंबा है, थोड़ा कठिन भी है, ठीक है, तो ध्यान देना इस पर। इफ कोट प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 एंड 10p माइनस q इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल p एंड एंगल q? तो देखो 1 अपॉन रूट 3 tan में क्या होता है? tan में 1 अपॉन रूट 3 होता है 30 डिग्री। और कोट में p प्लस q क्या होता है? p प्लस q होता है 0, किसकी होती है वैल्यू कोट में? 90 की। तो p प्लस q की, p और q की वैल्यू निकल गई 60 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 towers XYZ stand in a straight line such that the angle of elevation of the top of the tower X and that of top of the tower Z as observed from the top of tower Y are 30 degree and 45 degree respectively. If the height of the 3 towers is in the ratio 11, 5, 14, find the ratio of the distance of tower Y from the towers X and Z respectively. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है कि क्या कह रहा है पूरा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो डायग्राम बनाते हैं हम। तो देखो ये है एक्स टावर, ये है वाई टावर और ये है जेड टावर। यहां पर ये और यहां पर ये और यहां पर ये, ओके, और यहां से रहेंगे ये डायग्राम पूरा, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी, यहां पर सी मान लेते हैं, डी और E। ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। हमें पूछा है तो इफ द हाइट ऑफ द 3 टावर्स इज इन द रेशियो 11, 5, 14, यानी ये हो गया 11x, ये हो गया 5x और ये हो गया 14x। और हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का रेशियो। तो देखो सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए बी की वैल्यू निकलते हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू निकलते हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब 11x में ये इसकी हाइट कितनी है 5x, माइनस करेंगे तो कितना बचा 6x। ए बी की वैल्यू आई हमारे पास 6x, डीई की वैल्यू आई हमारे पास 14 में 5 माइनस करेगा तो कितना हुआ 19, ठीक है। एक्स आ गई हमारे पास वैल्यू। यहाँ पर 10 30 डिग्री लगा देंगे और यहाँ पर 10 45 डिग्री लगा देंगे, आसान है, आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये 9 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 19 में लिख दिया, यहाँ पर ये 9 है, 9 है। तो इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम Q मान लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लगा दो 10 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 6x अपॉन P। सेकेंड क्या होगा 45 डिग्री, यानी 1 इज इक्वल टू 9x अपॉन Q। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू होगी हमारे पास P अपॉन रूट 3 6, और यहाँ पर x की वैल्यू होगी हमारे पास Q अपॉन 9। ये दोनों का रेशियो निकालना है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल टू हुए, P अपॉन रूट 3 6 इक्वल टू Q अपॉन 9। तो P अपॉन Q का रेशियो आया हमारे पास 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको सोल्व करना आगे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between simple and compound interest on certain principal amount for 2 years at the rate of 5% per annum is at 11.25. Find the principal amount. आसान है, देखो 1.25 is equal to P 5 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, P इंटू 0.0025 इक्वल टू 11.25।
पी की वैल्यू आई हमारे पास 4500। थैंक यू।